हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में। तो हम यूजीसी नेट का दिसंबर का 2007 का पेपर देख रहे थे, जिसमें पहला भाग आप लोगों को मिल चुका है। एक पेपर हम लोग 2 भागों में कंप्लीट करते हैं। तो जून का हम लोगों ने देख लिया था 2007 का, अब दिसंबर का 2007 का देखेंगे। तो पहले 85 प्रश्न आते थे, तो इसमें से हमने 20 प्रश्न पहले वीडियो में देख लिया है। अब हम देखेंगे दूसरा। सबकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हैं। तो अब हम याद करेंगे 20 नंबर से। 20 नंबर से पढ़ेंगे, 21 से पढ़ेंगे, 20 तक हमारा हो चुका था। तो 21 से हमारी स्थापना और तर्क दिया है। 21 से 27 तक स्थापना और तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसी के आधार पर हमें उत्तर देना है। स्थापना दी गई है। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। तर्क क्या है? तर्क दिया है क्योंकि कविता संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय है। तो यहाँ पे हमारा ए स्थापना तो सही है, लेकिन तर्क क्या है वो गलत हो जा रहा है। क्यों? तो आइए व्याख्या देखते हैं। कविता संकुचित स्वार्थ संबंधों के दायरे से ऊपर उठकर प्रशस्त लोक का समन्वय करती है। कविता में स्वार्थ संकुचित होता है, न कि आत्म। अतः कथन ए सही और आर गलत है। अब आते हैं हम 22 नंबर पे। 22 नंबर में स्थापना दिया है। काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। तर्क क्या दिया है? तर्क दिया है कि अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो तर्क तो हमें बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि अलंकार और उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग ये कहाँ लिखा है कि केवल श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो तर्क हमारा बिल्कुल गलत है, लेकिन स्थापना हमारी सही दी गई है। क्यों? क्योंकि काव्य भाषा को सहज होना चाहिए, उसे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारा स्थापना ए सही है और आर गलत है। आगे आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर का हमारा प्रश्न है। स्थापना दिया है, क्या दिया है कि मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं। मिथक किस पे आधारित होते हैं? जातीय स्मृति पे। बिल्कुल सही लग रहा है ये तो। फिर तर्क दिया है, इसीलिए मिथक को विकासशील माना गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारा दोनों सही हो जाएगा। स्थापना और तर्क दोनों सही है। व्याख्या है कि लोक प्रचलित पौराणिक कथाएं ही मिथक हैं। लोक प्रचलित पौराणिक कथाएं ही मिथक हैं। यह जनता के चित्त या जातीय स्मृति में संचित रहते हैं। बाह्य और आंतरिक परिस्थितियां बदलने पर मिथकों में परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन कर लिया जाता है, इसलिए मिथक विकासशील हो जाते हैं। अतः कथन ए और आर दोनों सही है। फिर हमारा है अगला प्रश्न 24 नंबर का। 24 नंबर में भी स्थापना दिया है। क्या है? तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। यह स्थापना है। तर्क क्या है? तो तर्क है क्योंकि सगुण सकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें दोनों गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि कथन में स्थापना जो है वो निर्गुण को सुलभ सगम बताया गया है और सगुण को दुर्लभ बताया गया है स्थापना में, और तर्क में सगुण को सुलभ और सुर्गम बताया गया है और निर्गुण को दुर्लभ बताया गया है। अतः इन दोनों में कोई अंतर संबंध नहीं है, इसीलिए क्या है, यहाँ पे दोनों गलत हो जा रहा है। स्थापना और तर्क में संबंध भी होना चाहिए। जो स्थापना कही गई है तर्क भी उससे संबंधित होना चाहिए। यहाँ पे कोई संबंध नहीं दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे हमारा ए और आर दोनों गलत हो जाएगा।
अब आते हैं हम 25 नंबर पे। 25 नंबर का हमारा क्या दिया है स्थापना, तो 25 नंबर में दिया है कि प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। स्थापना दिया है कि प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है, और तर्क दिया है क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए। तो स्थापना दिया है कि प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है, और तर्क दिया है क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्प प्रयोग किए गए हैं। तो ये तो दोनों सही लग रहे हैं। अब देखते हैं आंसर में क्या दिया है। तो आंसर में दिया है पहला को गलत दे दिया है और दूसरा को क्या दिया है, सही दिया है। बताया है यहाँ पे कि प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार नहीं है। हाँ, ये भी हमें ध्यान देना है कि जिस कथन में केवल लग जाता है ना, वो कथन वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि केवल वो शिल्प का चमत्कार नहीं कहा जा सकता है। प्रयोगवादी कविता में नए सिद्धांत, नई भाषा, नए विषय, छंद मुक्ति इत्यादि का शिल्पगत प्रयोग भी किया गया है। अतः हमारा ए गलत है और आर सही है। अब आते हैं हम 26 नंबर के प्रश्न पे। 26 नंबर में हमारी स्थापना दी गई है। स्थापना क्या है कि अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। स्थापना है कि अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, और तर्क दिया है क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। तो यहाँ पे भी हमारा दोनों सही है, क्योंकि वो वर्ग चेतना से अपने प्रतिबद्ध होता है। तो ए और आर दोनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। अनुभव की प्रामाणिकता का तात्पर्य है स्व की अनुभूति। कहा जाता है कि दलित ही दलित के और स्त्री ही स्त्री के बारे में लिख सकती है। यह लेखन दलित और स्त्री के द्वारा ही मानना इनकी मूल शर्त है, क्योंकि इनका लेखन करने वाला जो साहित्यकार होगा वह अपने वर्ग के प्रति प्रतिबद्ध होगा। अतः ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर का। 27 नंबर में स्थापना दी हुई है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। और तर्क दिया है, तर्क ये है क्योंकि प्रेक्षक नाटक में आद्यंत रस का अनुभव करता है। तो यहाँ पे हमारा ए और आर दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे विश्व की अभिव्यक्ति का मूल विश्वात्मा है वैसे ही नाटक की अभिव्यक्ति का मूल रस है। प्रेक्षक अंततः नाटक में रस का अनुभव ही कराता है। अतः ए और आर हमारा दोनों सही है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था क्या पहले? ए और आर हमारा दोनों यहाँ पे सही है। ठीक, डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि जो प्रेक्षक होता है वो नाटक में आद्यंत आपको रस का अनुभव कराता रहता है। अब आते हैं हम 28 नंबर के प्रश्न पे। 28 नंबर में हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। संगत बताना है। तो विषाद मठ दिया है अमृतलाल नागर का, ये गलत है क्योंकि विषाद मठ रांगी राघव का है। फिर दिया है विश्वबाहु परशुराम चतुर्सेन शास्त्री का, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि विश्वबाहु परशुराम विश्वंभर नाथ उपाध्याय का है। फिर दिया है अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का, तो बिल्कुल हमारा ये करेक्ट हो जाएगा सी वाला, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का ही है। और मैया दास की माड़ी दिया है मोहन राकेश का, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि मैया दास की माड़ी है भीष्म शाहनी की। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 29 नंबर का। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत बताना है। तो यहाँ पे दिया है तिरस्कृत मोहनदास नैमिषारण्य का,
तो पहला ही हमें असंगत मिल गया, क्योंकि तिरस्कृत जो आत्मकथा है वो सूरजपाल सिंह चौहान की है, 2002 में प्रकाशित हुई। ये मोहनदास नेमिसराय की नहीं है। मोहनदास नेमिसराय ने तो लिखा है अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे लिखा है इन्होंने 1995 में। और अन्य से अनन्या तो बिल्कुल सही है प्रभा खेतान का। जूठन भी ओम प्रकाश वाल्मीकि का सही है, और हादसे भी रमणिका गुप्ता का है। तो तिरस्कृत है 2002 में, अन्य से अनन्या है 2007 में, जूठन है 1997 में, हादसे है 2005 में, और अपने अपने पिंजरे है 1995 में। तो इन आत्मकथाओं का डेट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका डेट भी हमें ध्यान देना है। आगे है हमारा 30 नंबर का प्रश्न। इसमें दिया है, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है पर मैं पढ़ दे रही हूँ कि कौन सा युग्म संगत है। संगत बताना है, पंक्ति दी गई है और बताना है किसकी है ये पंक्ति। तो पहली पंक्ति दी है, आह वेदना मिली विदाई। तो बिल्कुल पहला ही हमारा सही हो गया, प्रसाद जी का दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद का है और स्कंदगुप्त नाटक से है, आह वेदना मिली विदाई। तो पहला हमारा संगत है। फिर दूसरा दिया है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है यशोधरा से। किससे है? गुप्त जी की यशोधरा से। यहाँ पे महादेवी वर्मा दिया है, इसीलिए ये गलत हो गया है। फिर है तीसरे नंबर की पंक्ति, एक बार बस और नाच तू श्यामा। एक बार बस और नाच तू श्यामा, ये किसकी है? तो ये निराला की पंक्ति है और यहाँ पे पंत दे दिया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर दिया है डी में कि दुख सबको मांझता है। दुख सबको मांझता है, ये अज्ञेय की है, लेकिन यहाँ पे भी निराला दे दिया है तो गलत है। दुख सबको मांझता है अज्ञेय। आते हैं अगले व्याख्या में देख लेते हैं। तो व्याख्या में एक दो पंक्ति एक्स्ट्रा दे दी गई है। कौन सी? तो एक पंत जी की पंक्ति दे दी गई है, जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनुनाथ, जो हो मानव के हित समान। ये कक्षा 8 में जब हम लोग थे तो कविता थी पंत जी की। फिर महादेवी वर्मा की एक पंक्ति दिया है, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढेगी पीड़ा। ये भी महादेवी वर्मा की है। चलिए अब हम आते हैं 31 नंबर के प्रश्न पे। 31 नंबर में दिया है, उपन्यासों का क्रम बैठाइए। चित्रलेखा है, सन्यासी है, निर्मला है, न आने वाला कल है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो निर्मला आएगा प्रेमचंद का 1987 में। तो सबसे पहले निर्मला आएगा, तो केवल बी ऑप्शन में ही सबसे पहले निर्मला दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद आएगा भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा 1934 में। चित्रलेखा कब है? 1934 में है, और निर्मला 27 में। फिर चित्रलेखा के बाद आएगा सन्यासी जो है 1941 में। फिर आएगा न आने वाला कल 1968 में। तो निर्मला 1987 में, चित्रलेखा 1934 में, सन्यासी 1941 में, न आने वाला कल 1968 में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर में है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कहानियों का क्रम बताना है कि सही क्रम क्या है। मिठाई वाला दिया है, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है। वापसी दिया है उषा प्रेमबदा का। यक्षगान अखिलेश की कहानी है, और इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की। तो सबसे पहले तो इंदुमती आ जाएगी, ये बिल्कुल आसान विकल्प है। कुछ प्रश्न विकल्प से ही पकड़े जाते हैं, उसके बाद डेट को ध्यान दिया जाता है। जब विकल्प से दिमाग लगाना है कि हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है, तो भाई सबसे पहले तो वही आएगी ना। तो सबसे पहले जिसमें वो दिख गई उसको टिक लगा दीजिए, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको डेट मिलाना है तो डेट भी मिला लीजिए। इंदुमती 1900 में है, मिठाई वाला 1942 में है, वापसी 1960 में है,
और यक्षगान 1997 में है। चलिए आगे आते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर का प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम बताना है। सुधा है, रूपाभ है, कृति है, हिंदी प्रदीप है। तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट की है। फिर है सुधा 1929 में दुलारे लाल भार्गव की। फिर रूपाभ है 1938 में सुमित्रा नंदन पंत की। फिर कृति है 1958 में नरेश मेहता की। तो सबसे पहले आएगा हिंदी प्रदीप 1877 में, फिर आएगा सुधा 1929 में, फिर आएगा रूपाभ 1938 में, फिर आएगा कृति पत्रिका 1958 में। अगला है हमारा प्रश्न 34 नंबर का। 34 नंबर में लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही क्रम बताना है, जिनमें कलंकी दिया है, बलराम की तीर्थ यात्रा है, अंधा कुआं है और मादा कैक्टस है। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो आएगा वो अंधा कुआं आएगा। तो अंधा कुआं किस विकल्प में है सबसे पहले, तो केवल डी ऑप्शन में अंधा कुआं सबसे पहले दिया हुआ है। तो अंधा कुआं है 1955 में लक्ष्मी नारायण लाल का। फिर मादा कैक्टस है 1959 में लक्ष्मी नारायण लाल का। फिर कलंकी है 1969 में। फिर बलराम की तीर्थ यात्रा है 1983 में। तो कलंकी और बलराम की तीर्थ यात्रा नाटक को भी आपको ध्यान देना है कि ये नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। कलंकी किसका नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल का। बलराम की तीर्थ यात्रा लक्ष्मी नारायण लाल का। चलिए आगे आते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर में निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम बताना है कि सही क्रम क्या है। उपन्यास दिए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, 4 उपन्यास उन्होंने लिखा है। तो उनके उपन्यासों को तो हम ट्रिक से ही याद कर लिए हैं। क्रम उनका बचपन तो सबसे पहले ब से आ जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक। फिर च से आ जाएगा चारुचंद्र लेख। फिर प से आ जाएगा पुनर्नवा और न से आ जाएगा अनाम दास का पोथा। तो यही हमारा क्रम हो गया। सबसे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा है, इसका डेट है 1946 में। फिर चारुचंद्र लेख है 1956 में। फिर है पुनर्नवा 1973 में। फिर अनाम दास का पोथा 1976 में। तो 46, 56, 73, 76 यही इनका है क्रम। और बाणभट्ट की आत्मकथा में जो पात्र है वो बाणभट्ट है। चारुचंद्र लेख में सातवाहन है। पुनर्नवा में गोपाल आर्यक है और अनाम दास का पोथा में जमाल है। अगला है हमारा प्रश्न 36 नंबर का। 36 नंबर में पूछा है निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम क्या है। संस्थाएं दी गई हैं और इनकी स्थापना का हमें सही क्रम बताना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय है और भारतीय हिंदी प्रचार सभा है। तो इतना हमें पता है कि सबसे पहले आएगी काशी नागरी प्रचारणी सभा, सबसे पुरानी और पहली संस्था है ये। तो सबसे पहले यही सी ऑप्शन में दिया है। देखिए पहले के पेपर में जब यूजीसी नेट का होता था तो क्रम भी मिलाने को आता था तो कितना आसान आता था। जिसको डेट नहीं भी याद रहेगा वो भी सही कर लेता था विकल्प से, ठीक। लेकिन उस समय के लिए ये भी कठिन रहा होगा, अब के लिए भले आसान हो गया हो। तो देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा है 1893 में सबसे पहले आएगी। फिर है हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में। फिर है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1927 में। फिर है केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, 1960 में, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1987 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में और काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 में। चलिए 37 नंबर का हमारा प्रश्न है कि इतिहास की दृष्टि से
हिंदी महाकाव्यों का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है। तो साकेत है, लोकायतन है, प्रिय प्रवास है और कामायनी है। तो सबसे पहले आएगा प्रिय प्रवास। हरिऔध जी का है 1914 में। इन सब रचनाओं का तो डेट ही याद है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। प्रिय प्रवास 1914 में, साकेत 1931 में, कामायनी 1936 में और लोकायतन है पंत जी का 1964 में, जिस पे पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार मिल चुका है। तो प्रिय प्रवास 14 में, साकेत 31 में, कामायनी 36 में, लोकायतन 64 में। तो इस तरह हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है हमारा प्रश्न 38 नंबर का। 38 नंबर में क्या करना है? तो काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। पंक्ति क्या दी हुई है? पहली पंक्ति है, का पूछहूँ तुम धातु निछोही, जो गुरु की नियंतर पट ओही। किस भाषा में है ये? तो ये जो पंक्ति है वो अवधी भाषा में है। किस में है? तो अवधी भाषा में है। का पूछहूँ तुम धातु निछोही, जो गुरु की नियंतर पट ओही। फिर दूसरी पंक्ति है हमारी, ढोला मारिया ढिल्ली मह, मुच्छिव मेछ शरीर। तो ढोला मारिया जो है ये अपभ्रंश में है। फिर है, जो मांगहु सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी। ये पंक्ति किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। ये ब्रज भाषा में है, जो मांगहु सो देहु मनोहर। फिर अगला है हमारा डी वाले में पंक्ति क्या दिया है? इसमें दिया है कि उसकी चोटी सटकाई लख, नागिन अपनी केचली छोड़ सटक गई। तो ये हमारा खड़ी बोली में है। तो इस तरह हमारा बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। का पूछूँ तुम धातु निचोही में अवधि है, ढोला मारिया में अभ्रंश है, जो मांगहूँ सो देहूँ में ब्रज है, उसकी चोटी सटकाई लख में खड़ी बोली है। क्लियर है? और गढ़वाली की कौन सी पंक्ति है? तो गढ़वाली की ये है, खाड़ ने मिली तयादमी चल ना सक दो। ये किसकी है? तो गढ़वाली की है। चलिए अब आते हैं 39 नंबर में। 39 नंबर में रचनाएं दी गई हैं और हमें मिलान करना है। तो हित तरंगिणी किसकी रचना है? कृपाराम की है। कृपाराम काल क्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक ठहरते हैं, लेकिन सर्वमान्य नहीं है, केवल काल क्रम की दृष्टि से हैं। तो हित तरंगिणी कृपाराम का हो गया। फिर है आपका प्रेम वाटिका, ये रसखान का है। प्रेम वाटिका रसखान का। फिर है मदनाष्टक रहीम का। मदनाष्टक किसने लिखा है? रहीम ने। फिर है अंग दर्पण किसका है? तो रसलीन का है। अंग दर्पण रसनील का। तो ए का 3 हो रहा है, तो इस तरह हमारा ए ऑप्शन क्या है? राइट है। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। बिल्कुल यहाँ पे दिया भी है वही, तो सही है हमारा। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर का भी प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। बोलियों को भौगोलिक क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ दिया है हड़ौती। हड़ौती कहाँ की बोली है? तो हड़ौती जो बोली है वो है राजस्थान की नहीं है। हड़ौती हाँ राजस्थान की ही है हड़ौती। ठीक। बघेली कहाँ की है? तो बघेली है मध्य प्रदेश की। रीवा मध्य प्रदेश में ही आता है ना। गढ़वाली कहाँ की है? तो गढ़वाली पहाड़ों में की है, उत्तराखंड की। और कन्नौजी कहाँ की है? तो कन्नौजी आपके उत्तर प्रदेश की है। तो ये आपको ध्यान देना है। हड़ौती राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर का। 41 नंबर में पंक्तियाँ दी गई हैं, उन्हें सुमेलित करना है। पंक्ति है, सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानिनी मैं। सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानिनी मैं। ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानिनी मैं, महादेवी वर्मा। फिर अगली पंक्ति है हमारी, प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं तो गई अभागी। ये पंक्ति है निराला जी की। प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं तो गई अभागी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सरोज स्मृति से लग रही है ये पंक्ति मुझे। फिर तीसरी पंक्ति दी गई है कि तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे बिहागरी। तो ये तो कविता पढ़ी हुई है, जयशंकर प्रसाद की है। क्लास 11 में ये लगी हुई है कविता शायद। चलिए अब आते हैं चौथी पंक्ति पे। चौथी पंक्ति में क्या है हमारा, कौन तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। ये किसकी पंक्ति है? तो ये है पंत जी की। कौन तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सजनी मधुर अभिमानिनी में महादेवी वर्मा का था। प्रिय के हाथ अभागी निराला का था। तू अब तक बिहागरी वाला प्रसाद का था। कौन तुम चुपचाप पंत का था। और विद्यावती कोकिल का पंक्ति है, कनक कदली पर सिंह समारलता पर मेरु समाने। ये विद्यापति की पंक्ति है। चलिए अब हम आते हैं 42 नंबर के प्रश्न पे। 42 नंबर के प्रश्न पे अलंकारों को सुमेलित करना है। कथन दिया गया है और कथन को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित करना है। तो पहला है, वह आदमी नहीं हैवान है। वह आदमी नहीं हैवान है। कौन सा अलंकार है यहाँ? तो यहाँ आपका है अपहुंती अलंकार। वह आदमी नहीं हैवान है में अपहुंती अलंकार है। फिर दूसरा है, वे तो मानो देवता हैं। वे तो मानो देवता है में उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर है तीसरा, कहीं या उसकी चाल तो नहीं। कहीं या उसकी चाल तो नहीं में भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक भ्रम हो रहा है। और चौथी पंक्ति दी गई है कि आप तो साक्षात इंद्र हैं। इसमें रूपक अलंकार है। ठीक, वह आदमी नहीं हैवान है में अपहुंती है। वे तो मानो देवता है में उत्प्रेक्षा है। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं में भ्रांतिमान है। आप तो साक्षात इंद्र है में रूपक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक, तो बिल्कुल व्याख्या में भी वही दिया है। अब हम आते हैं 43 नंबर के प्रश्न पे। 43 नंबर के प्रश्न पे क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम सुमेलित करेंगे करा। करा किस बोली का है? तो अपनी बोली भोजपुरी का है। करा भोजपुरी का है। करो किस बोली का है? तो करो तो आपका हो जाएगा, नहीं पहले करो को मिला लेते हैं। करो आपका हो जाएगा ब्रज का। करो ब्रज का। और करहूँ हो जाएगा अवधि का। करहूँ अवधि का। और करो है तो ये खड़ी बोली के निकट है। तो खड़ी बोली के निकट हरियाणवी या बांगरू है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा करो बांगरू का, करहूँ अवधि का, करो ब्रज का और करा भोजपुरी का। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही बनता है और बिल्कुल हमने सही मिलाया था। करो बांगरू, करहूँ अवधि, करो ब्रज, करा भोजपुरी। और जब करी दिया रहेगा ना तब अपभ्रंश लगाएंगे हम। करी अपभ्रंश, ये क्रिया रूप है। चलिए अब हमारा प्रश्न है अगला 44 नंबर का। 44 नंबर का प्रश्न ये है
कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। पंक्ति है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। तो ये पंक्ति मुक्तिबोध की है, खतरा यही उठाते हैं। फिर है बी वाला कि सबने अलग अलग संगीत सुना। ये किसकी पंक्ति है? तो ये अज्ञे जी की पंक्ति है। सबने अलग अलग संगीत सुना, अज्ञे जी लिखते हैं। फिर सी वाली पंक्ति है कि नयन में जिसके जलद वह त्रिशिक चातक हूँ। नयन में जिसके जलद वह त्रिशिक चातक हूँ, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। फिर है चौथी पंक्ति, अशनि पात से साहित उन्नत सत सतवीर। ये किसकी है? तो ये पंक्ति है निराला की। अशनि पात से साहित उन्नत सत सतवीर किसकी है? तो निराला की है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वही, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे मुक्तिबोध उठाते हैं। सबने अलग अलग संगीत सुना, अज्ञे जी का है। चातक हूँ महादेवी वर्मा कहती हैं। अशनि पात सत वीर निराला कहते हैं। और कुंवर नारायण क्या कहते हैं? अजीब वक्त है, बिना लड़े एक ही देश का देश स्वीकारता चला जाता तो अपनी ही तुच्छताओं के अधीन। तो अजीब वक्त है, कुंवर नारायण कहते हैं। फिर है 45 नंबर का प्रश्न। 45 नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित करना है। क्या दिया है? वनवास। वनवास में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। वन में वास, अधिकरण तत्पुरुष है इसमें। फिर है दान पुण्य। दान पुण्य में क्या है? तो दान पुण्य में द्वंद्व समास है, दान और पुण्य। फिर है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में आपका हो जाएगा, यहाँ तो होना चाहिए बहुब्रीहि समास। ठीक, त्रिनेत्र शंकर जी को कहते हैं ना, तो स्पेशल व्यक्ति के लिए हो गया तो बहुब्रीहि हो जाएगा। फिर यथाविधि, तो यथाविधि में तो अव्ययी भाव समास है, तो हमारा बी विकल्प बन रहा है। ठीक, वनवास वन में वास, तत्पुरुष दान पुण्य, दान और पुण्य द्वंद्व, तीन है नेत्र जिसकी अर्थात शंकर, तो त्रिनेत्र में बहुब्रीहि, यथाविधि विधि के अनुसार अव्ययी भाव समास, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि में कर्मधारय समास। फिर इसके बाद 46 से 50 तक तो गद्यांश दिया है, तो गद्यांश को तो पढ़ के आंसर देना होता है, तो इसे क्या देखना है। ठीक, तो हमारा ये 2007 का दिसंबर का पेपर समाप्त होता है। ठीक, अब हम देखेंगे 2008 का पेपर। 2008 का जून का पेपर देखेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम शीघ्र मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को हमारी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।